हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। आई एम स्नेहा सिंगाठिया और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा था। संधारित्र टॉपिक जो है वो हमने स्टार्ट कर लिया था हमारे प्रीवियस लेक्चर, जो लेक्चर नंबर 4 था उसके अंदर। और संधारित्र में हमने गोलीय संधारित्र और हमारा जो समांतर प्लेट संधारित्र था उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लिया था। और आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है संधारित्र में संचित ऊर्जा। ठीक है, यानी संधारित्र को आवेशित करने में, उसको पूरा चार्ज करने के लिए उस पर कितना कार्य करना पड़ता है, वही होगा उसके अंदर जो संचित ऊर्जा होती है। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं गोलीय संधारित्र के लिए, यानी गोलीय चालक संधारित्र के लिए जो होता है, गोलीय चालक संधारित्र या गोलीय संधारित्र आप बोल सकते हैं। ठीक है, गोलीय संधारित्र के ऊपर उसे आवेशित करने में कितनी उसके अंदर ऊर्जा जो है वो संचित होगी, वो वाली चीज हमें देखनी है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम एक संधारित्र यानी कि एक गोलीय चालक लेते हैं। ठीक है, कैपिटल आर रेडियस का एक हमने गोलीय चालक लिया है, चालक गोला। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए, स्टार्टिंग में देखिए t बराबर 0 पर, ठीक है, टाइम जब 0 है, इनिशियल कंडीशन है, बिल्कुल स्टार्टिंग में हम चल रहे हैं, t बराबर 0 पर इस पर हम कंसिडर करते हैं कि इस पर कोई भी आवेश नहीं है। ठीक है, कोई भी आवेश, q बराबर कितना है, 0 है। ठीक है, अब देखें, अगर आवेश नहीं है तो डेफिनेट सी बात है कि v बराबर यानी कि विभवांतर भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इस पर कोई भी आवेश है ही नहीं स्टार्टिंग में। और धारिता की अगर हम बात करें स्टार्टिंग में, अब देखिए स्टार्टिंग में हो चाहे एंड में हो, धारिता जो है कांस्टेंट टर्म होती है, तो हमेशा इसकी धारिता C रहेगी। हमने कैपिटल C धारिता का चालक गोला यानी कि एक चालक संधारित्र लिया है, तो उसकी जो C है वो किसी भी केस में, चाहे आप उस पर कितना भी आवेश लेकर के आए, उस पर कितनी भी वोल्टेज हो, वोल्टेज चेंज करने पर C की वैल्यू नहीं बदलती है। ये चीज़ हमने ऑलरेडी देखी थी। तो इसकी धारिता कितनी होगी, C होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं, जब ये आवेश जब ये जो संधारित्र है पूरी तरह से आवेशित हो जाता है, मान लीजिए t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर, इस पर पूर्णतः ये आवेशित हो जाता है, यानी कि इतना Q बराबर Q, यानी कि Q कैपिटल Q के बराबर आवेश हम उसको दे देते हैं, उस टाइम में V बराबर कितना होगा। तो देखिए V बराबर सिंपल सी बात है, अगर हम देखें तो हमने देखा कि C बराबर Q बटे में V होता है। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे में C। ठीक है, C कांस्टेंट है और आवेश कितना है, तो चलिए देख लेते हैं, ये आएगा Q बटे में C। यहाँ तक हमें पता चल गया। और इस टाइम पर भी इसकी धारिता कितनी रहेगी, इसकी धारिता हमारी कैपिटल C के बराबर रहेगी। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ हमें समझ में आ चुकी है। अब देखिए, स्टार्टिंग हमारी जो कंडीशन थी, इनिशियल कंडीशन ये वाली थी। ठीक है, इस पर जो हमारी ऊर्जा थी U इनिशियल 0 थी, और ये वाली कंडीशन है जब हमारी U फाइनल है, ये हमें जो है फाइंड आउट करनी है कि U फाइनल हमारी कितनी आएगी जब हमने उसे पूर्णतः आवेशित कर दिया है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, हमने जब विभव निकाला था, जब हम किसी चार्ज को अनंत से उठा करके किसी बिंदु तक ला रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, उसे किसी r दूरी पर कंसिडर किया हुआ मान रहे थे, और फिर वहां से उसे dr दूरी विस्थापित करने के लिए हमने वर्क डन निकाला था। ठीक है, तो उसी टाइप का सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर कुछ यूज करने वाले हैं। देखिए सिंपल सी बात, मान लीजिए इस कंडीशन तक आने के बीच में कोई टाइम t था। ठीक है, कोई टाइम t ऐसा था, उस टाइम पर जो हमारा आवेश था वो कितना था, स्मॉल q के बराबर था। ठीक है, इस पर इतना यानी स्मॉल q के बराबर आवेश आ चुका था। कोई बीच में एक ऐसी कंडीशन आई, t बराबर t पर आवेश हमारा कितना था, उस पर स्मॉल q आवेश हम उसको दे चुके थे। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गई। मान लीजिए अब स्मॉल q आवेश इस पर आ चुका है, बीच में कोई सिचुएशन ऐसी है उस टाइम पर, तो उसके लिए विभव कितना हो जाएगा, स्मॉल q बटे में कैपिटल C, क्योंकि जो धारिता है वो तो फिक्स रहेगी, तो इस केस में भी धारिता कितनी रहेगी, C रहेगी। ठीक है, अब यहाँ से, ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद और dq आवेश अगर हम इसको देना चाहते हैं। ठीक है, देखिए dq आवेश, छोटे से अल्पांश के लिए dq आवेश देने के लिए किया गया कार्य अगर हम निकाल लेंगे, तो फिर हम उसका समाकलन कर देंगे q बराबर 0 से कैपिटल Q तक। ठीक है, यानी इनिशियल टू फाइनल सिचुएशन तक अगर हम उसका समाकलन कर देंगे dq के लिए वर्क डन निकाल करके, तो हमारा टोटल वर्क डन आ जाएगा, और वही होगा हमारा जो संचित ऊर्जा होगी। ठीक है, यानी कि हमें पता है कि कार्य ही तो एक्चुअल में क्या होता है, ऊर्जा के बराबर होता है। तो देखिए सिंपल सी बात, इसके बराबर dq आवेश और देने में किया गया जो कार्य होगा वो कितना होगा, तो उसके लिए देखिए सिंपल सी बात, हमें पता है कि जो वर्क डन होता है dw क्या होता है, v इंटू dq। ठीक है, v इंटू डी क्यू होता है। तो इस केस के बाद हम लगा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए स्मॉल क्यू आवेश था, फिर हम इस पर
स्मॉल डी क्यू यानी कि डी क्यू आवेश और ला रहे हैं, तब हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें छोटा सा आवेश डी क्यू देने के लिए इतना कार्य हमें करना पड़ेगा। ठीक है, ये है हमारा डी डब्ल्यू एक्सटर्नल। ठीक है, यहाँ तक हमें चीज़ समझ में आ चुकी है। अब वी की वैल्यू क्या है, क्यू बटे में सी, क्यू बटे में सी। तो वैसे बेसिकली देखिए सिंपल सी बात, डी डब्ल्यू हमारा क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल हमारा क्या हो जाएगा, वी की वैल्यू है क्यू बाई में सी और ये हो जाएगा डी क्यू। ठीक है, यहाँ तक हमें चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए सिंपल सी बात, डी डब्ल्यू वर्क डन हमें निकालना है टोटल। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे डब्ल्यू एक्सटर्नल का। ठीक है, नेट एक्सटर्नल निकालना है तो हम डी डब्ल्यू का समाकलन करेंगे कहाँ से कहाँ तक। अब देखिए 1/c तो कांस्टेंट है, समाकलन करेंगे क्यू डी क्यू का, यानी कि क्यू कितना हो, क्यू 0 से कितना हो जाए, कैपिटल क्यू हो जाए, यानी कि 0 से कैपिटल क्यू तक हम यहाँ पर क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा हमारा सॉल्व करते जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1/c और क्यू डी क्यू। अब सिंपल सी बात है, आपको पता है कि अगर x dx होता है, इसका समाकलन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, x की पावर 1 है तो 1 + 1 बटे में 1 + 1 तो ये हो जाएगा x² बटे में 2। ठीक है, ये चीज़ हमें जो है पता चल जाती है। तो यहाँ से क्यू डी क्यू का समाकलन कितना आएगा, ये आएगा q²/2। ठीक है, और इसकी जो लिमिट्स रहेंगी 0 से कैपिटल क्यू। तो जैसे ही हम लिमिट्स पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास जो इसकी ऊर्जा आएगी ये आएगी q² बटे में 2c। ठीक है, यानी कि गोलीय संधारित्र में जो संचित हमारी ऊर्जा होती है, गोलीय संधारित्र में हमारी जो संचित ऊर्जा होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, q² बटे में 2c। अब देखिए यहाँ से हम कुछ और रिलेशंस भी निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए, अब सिंपल सी बात है, Q बराबर देखिए जो हमारी एनर्जी है। अब देखिए यहाँ पर ये तो आया है हमारा W एक्सटर्नल। ठीक है, ये तो आया है हमारा W एक्सटर्नल और हमें पता है कि जो डेल्टा U होती है, चलिए यहाँ पर कर लेते हैं कि जो डेल्टा U होती है वो हमें पता है कि W एक्सटर्नल के बराबर होती है और -W संरक्षी बल के बराबर होती है, यानी कि जो हम इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें तो यही वाला रिलेशन चाहिए, डेल्टा U यानी कि UF माइनस U इनिशियल बराबर हो जाएगा जो वर्क डन हमने एक्सटर्नल किया है, यानी कि कितना किया है, q²/2c। ठीक है, अब देखिए U इनिशियल में हमारी एनर्जी कितनी थी, 0 थी। U फाइनल जो है वो हम रख देंगे तो ये वाली टर्म तो हमारी 0 है, तो UF हमारे पास क्या आ जाएगा, q² बटे में 2c। अब देखिए हमें कार्य करना क्यों पड़ा, सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग में तो इस पर आवेश कितना था, 0 था। स्टार्टिंग में Q बराबर कितना था, 0 था। अब एक कंडीशन ऐसी कंडीशन है कि उस पर ऑलरेडी स्मॉल q आवेश आ चुका है। अब अगर हम कोई डी क्यू आवेश इसकी तरफ लाना चाहते हैं तो इस क्यू के कारण उस पर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा और हमें क्या करना पड़ेगा, उसे इस तरफ लाने के लिए कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य इस संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा और उसकी वैल्यू होगी q² बटे में 2c। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चल गई। अब देखिए सिंपल सी बात, c बराबर हमने देखा, c बराबर q बटे में v होता है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। तो यहाँ से इस रिलेशन से इस टर्म को, ये देखिए UF हमारा Q और C के टर्म्स में आया है। अगर हम इसे देखिए सिंपल सी बात है, Q और C की टर्म्स में है, अगर हम इसे V की टर्म्स में लिखना चाहते हैं, V और Q की टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ से वैल्यू रिप्लेस करेंगे C की। ठीक है, तो UF यहाँ पर C की वैल्यू Q बटे में V रखते हैं तो यहाँ पर देखिए q² बटे में 2 Q और V हो जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा VQ/2। ठीक है, यानी कि Q और V की टर्म्स में आ गया। शायद ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इसे नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा ½ QV। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चल गई किसकी टर्म्स में, ये Q और C की टर्म्स में, ये Q और V की टर्म्स में। अगर हम V और C की टर्म्स में निकालना चाहते हैं बेसिकली, तो यहाँ पर देखिए Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर V इंटू C हो जाएगा। ठीक है, तो Q की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो UF हमारा क्या आ जाएगा, Q की वैल्यू रखते हैं हम ½ Q की वैल्यू रखी है हमने VC इंटू में V है तो ये हो जाएगा ½ V²C। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी ½ CV² भी आप इसे बोल सकते हैं। यानी कि UF जो हमारी एनर्जी आई है, ठीक है, हमारी जो UF आई है इसकी कौन कौन सी वैल्यूज हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा q² बटे में 2c। ठीक है, एक हमारा हो जाएगा अगर हम Q और V की वैल्यू में रखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा QV और यही बराबर हो जाएगा ½
CV स्क्वायर। ठीक है, तो किसी की भी टर्म्स में यानी कि बस उलट पलट के हमने दो दो टर्म्स में हमने एनर्जी निकाली है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा U फाइनल किसके लिए, संधारित्र में संचित ऊर्जा किसके लिए, गोलीय चालक संधारित्र के लिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अगर हम यहाँ पर देखिए अगर हम समांतर प्लेट संधारित्र ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा अगर हम यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र ले, सिंपल सी बात है, डेरिवेशन पूरा सेम रहेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस इनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाता है। समांतर प्लेट संधारित्र अगर हम ले, ठीक है, तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ही, बिल्कुल थोड़ा सा ही डिफरेंस आने वाला है दोनों के बीच में। यहाँ पर देखिए डायग्राम हम बना रहे हैं, बाकी सारा कुछ सेम रहने वाला है। यहाँ पर देखिए हम डेरिवेशन जो है बिल्कुल सेम रहेगा। सिंपल सी बात, यहाँ पर देखिए एक प्लेट ये रही, ठीक है, दूसरी प्लेट ये रही। अब देखिए t बराबर 0 पर इन दोनों पर कोई भी आवेश नहीं है। ठीक है, t बराबर 0 पर दोनों प्लेटों पर कोई भी आवेश नहीं है, तो उस केस में इन दोनों के मध्य विभवांतर भी कितना रहेगा, 0 रहेगा, लेकिन धारिता हमारी C है। ठीक है, ये हो गया हमारी इनिशियल कंडीशन समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। ठीक है, अब देखिए फाइनल में t बराबर इन्फिनिटी पर इस पर पूरा आवेश आ जाएगा, यानी इस पर प्लस क्यू आ जाएगा, इस पर माइनस क्यू आ जाएगा, और जो विभवांतर है वो q बटे में c रहेगा और धारिता c रहेगी। एक टाइम बीच में ऐसा होगा t बराबर t पर, जिस पर इस पर स्मॉल q आवेश होगा और v बटे में q बटे में c हो जाएगा। बेसिकली क्या होगा ये देखिए, अब मान लीजिए इस पर एक ऐसी कंडीशन आ चुकी है जब इस पर q आवेश है प्लस का और इस पर माइनस q आवेश आ चुका है। ये थर्ड कंडीशन की बात करें हम, तीसरे कंडीशन की। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब देखिए दोनों को dq आवेश और देना है, सिंपल सी बात है। तो हम क्या करेंगे, इधर से प्लस dq आवेश इस प्लेट पर डाल देंगे, तो इस प्लेट पर तो प्लस dq आ जाएगा और इस पर माइनस dq उसके बराबर क्रिएट हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि यहाँ से माइनस क्यू प्लेट से अगर प्लस डी क्यू आवेश अगर प्लस क्यू प्लेट को दे रहे हैं, इसका मतलब है कि प्लस वाली प्लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हम जो है माइनस क्यू आवेश वाली की तरफ भेज रहे हैं। सिंपल सी बात है, पॉजिटिवली चार्ज करें तो इलेक्ट्रॉन्स निकाल के दूसरे को दे दो, जिसको नेगेटिवली चार्ज करना उसको इलेक्ट्रॉन दे दो, और जिसको पॉजिटिवली चार्ज करना है उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लो। ठीक है, सिंपल सी बात। तो हमने क्या किया, इसे अगर हम प्लस क्यू आवेश और देना चाहते हैं, इस पर ऑलरेडी थोड़ा सा प्लस क्यू आवेश है, तो दोनों प्रतिकर्षण करेंगे और वही हमारा ऊर्जा का कॉन्सेप्ट, यानी कि हमें वहां पर कार्य करना पड़ेगा डी क्यू आवेश और देने के लिए। ठीक है, तो पूर्णतः आवेशित करने के लिए हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बीच में एक कंडीशन लेते हैं कि जब Q बराबर स्मॉल q हो तो V बराबर हमारा इतना होगा। ठीक है, बाकी सारा डेरिवेशन सेम चलेगा कि इसके बाद dq आवेश और देना है, तो हमें dw एक्सटर्नल क्या होता है हमारा VdQ। ठीक है, VdQ होता है V बराबर हमारा स्मॉल q बटे में c। जैसे हम इसका समाकलन करेंगे तो हमारे पास W एक्सटर्नल आ जाएगा Q बटे में 2c। ठीक है, इसके बाद जो हमारी डेल्टा U होती है, यानी कि ऊर्जा में जो स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो W एक्सटर्नल के इक्वल होता है। हमने प्रीवियस चैप्टर्स में बार बार इस चीज़ को देखा है। अब देखिए U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर क्या आ गया हमारा Q स्क्वायर बटे में 2c। अब देखिए यहाँ पर U इनिशियल हमारा स्टार्टिंग में 0 था, U फाइनल हमने निकालना है, तो देखिए U इनिशियल हमने 0 कर दिया, U फाइनल की वैल्यू आ गई Q स्क्वायर बटे में 2c। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट, सेम यही वैल्यू हमारी आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर Q बराबर देखिए Q बराबर हमने रखा Vc। ठीक है, Q बराबर Vc रखा और एक बार हमने C बराबर Q भी रखा, यानी एक ही जो फॉर्मूला है हमारा उसे हमने तोड़ मरोड़ करके ये दोनों वैल्यूज भी निकाल ली हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। हमने देख लिया है कि किसी गोलीय चालक में और किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा की वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा फ्रेम से कट गया था। ठीक है, इस चीज़ को फिर से देख लेंगे, एक बार फिर से देख लेंगे इस चीज़ को कि हमने क्या किया है। देखिए सिंपल सी बात, यहाँ तक हमारा W एक्सटर्नल हमने निकाल दिया था, W एक्सटर्नल Q स्क्वायर बटे में 2c हमने निकाल लिया था। ठीक है, तो हमें पता है कि डेल्टा U जो है W एक्सटर्नल के बराबर होता है और वो हमेशा माइनस W संरक्षी यानी कि संरक्षी बल यानी कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन हम कर रहे हैं, ठीक है, उसके माइनस में होता है। ये चीज़ हम प्रीवियस चैप्टर में बार बार देख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए डेल्टा U हमारा क्या हो जाएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल और उसकी वैल्यू आई है Q स्क्वायर बटे में 2c। अब देखिए U इनिशियल हमारा क्या है, 0 है। U इनिशियल हमारा क्या है, 0 है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने कोई भी काम नहीं किया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग में ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जैसे ही हमने इसको 0 किया तो U फाइनल हमारा हो जाएगा Q स्क्वायर बटे में 2c। ठीक है, अब हमारे पास धारिता का स्टार्टिंग से ही फॉर्मूला है C बराबर Q बटे में V। जैसे ही हमने इस C की वैल्यू यहाँ पर रखी तो हमारे पास रिलेशन आ गया Q स्क्वायर बटे में, देखिए Q स्क्वायर
और जो है बटे में 2 था। सी की वैल्यू हमने क्यू बटे में भी रखी तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई हाफ क्यू वी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर इसी रिलेशन को फिर से देखा, क्यू बराबर वी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी वी सी हो जाएगा। क्यू बराबर वी सी अगर हम रखते हैं तो यू फाइनल सी और वी की टर्म्स में ये आ जाता है, यानी ये तीनों वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं ये वाली। ठीक है, चलिए तो अब हम देख लेते हैं, क्योंकि पहले फ्रेम थोड़ा सा कट गया था, उधर से दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने दोबारा से जो है आपको बता दिया है। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज संधारित्रों का संयोजन। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन। तो बेसिकली देखिए संयोजन जो है हम कर सकते हैं बेसिकली 2 टाइप से। देखिए संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन आपने जो है आपकी 10th क्लास में पढ़ा भी था, जहां पर हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे थे, समांतर क्रम में जोड़ रहे थे। तो उसी टाइप से हम यहाँ पर संधारित्रों का भी संयोजन करने वाले हैं। और बेसिकली ये टॉपिक आप अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो 3rd चैप्टर में जब हम प्रतिरोधों का संयोजन करेंगे तो बिल्कुल सिमिलर सी चीजें हैं, सेम से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बस वहां पर संधारित्र की जगह प्रतिरोध होंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है हालांकि, लेकिन बहुत ही सिमिलर सी चीजें हैं, तो आपको वहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सिंपली देखिए संधारित्रों का जो संयोजन होता है वो बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, हमें पता है। ठीक है, 2 तरह का संयोजन होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन। और सेकंड होता है हमारा समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, दोनों में हालांकि हल्का हल्का सा डिफरेंस है, यानी कि संयोजन जोड़ने के तरीके में डिफरेंस है, संयोजन के तरीके में डिफरेंस है। कैसे, देखिए सिंपल सी बात, हमारे पास जो संधारित्र होता है उसको लिखने का, उसको दर्शाने का जो तरीका होता है, ठीक है, 2 पैरेलल लाइंस होती है इस तरीके से, और यहाँ पर इनके जो है टर्मिनल्स दिखाई जाते हैं। तो ये जो हमारा सिंबल होता है, ठीक है, इसे हम इस सिंबल को यूज करते हैं संधारित्र को दर्शाने के लिए। ठीक है, बेसिकली तो सिंपल सी बात है, ऐसे बहुत सारे संधारित्र हैं, उनका संयोजन कर रहा है। तो देखिए ये इसका प्रथम सिरा होता है और ये इसका अंतिम सिरा होता है, या बोले कि प्रथम टर्मिनल और अंतिम टर्मिनल। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर हम 2-3 संधारित्रों को जोड़ना चाहते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहते हैं, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल सी बात, श्रेणी क्रम के लिए हम क्या करेंगे, इस टाइप से हमारे पास कुछ संधारित्र पड़े हैं। ठीक है, कुछ संधारित्र पड़े हैं इस टाइप से, और इनको हम क्या करेंगे, पहले संधारित्र का दूसरा जो सिरा है वो दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से जोड़ देंगे। ठीक है, इसी टाइप से दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले सिरे से इस टाइप से जोड़ देंगे। तो इस टाइप का जो संयोजन होता है इसे हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि हम पहले को पहले से जोड़ेंगे, दूसरे को दूसरे से जोड़ेंगे, पहले को पहले से जोड़ेंगे, यानी सभी के पहले को पहले से, पहले को पहले से, और दूसरे सिरे को यानी अंतिम सिरे को अंतिम सिरे से हम जोड़ते हैं। ऐसा जो संयोजन होता है उसे हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। यहाँ पर देखिए पहले का दूसरा सिरा दूसरे के पहले सिरे से जुड़ रहा है, दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे से जुड़ रहा है। ऐसा जो संयोजन होता है उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, और ऐसा जो संयोजन होता है उसे हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। अब आपके माइंड में ऐसा डाउट आना चाहिए कि भाई संयोजन करता ही क्यों है, तो सिंपल सी बात देखिए, यहाँ पर संयोजन के बाद जो नेट हमारी सी तुल्य निकलती है, यानी कि पहले जो है इसकी धारिता C1 थी, इसकी C2 थी, इसकी C3 थी, इसी टाइप से इसकी जो धारिता थी इस तरह से थी। तो नेट धारिता जोड़ने के बाद जो नेट धारिता आएगी इसके लिए वो क्या आती है, 1 में C तुल्य, ये आती है 1 में C1 प्लस 1 में C2 प्लस 1 में C3। ठीक है, और यहाँ पर जो तुल्य धारिता आती है ये आती है यहाँ पर जो C तुल्य आती है, C तुल्य इसकी वैल्यू होती है C1 प्लस C2 प्लस C3। अब आप सोचेंगे कि भाई हमने संयोजन किया ही क्यों, तो सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 माइक्रोफेरेड के या 3 फेरेड के हमारे पास बहुत सारे संधारित्र पड़े हुए हैं, लेकिन हमें किसी एपरेटस में यानी कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हमें जो है 3 फेरेड का नहीं चाहिए, बल्कि मान लीजिए हमें 3 फेरेड का हमें नहीं चाहिए, बल्कि हमें मान लीजिए 1 फेरेड का चाहिए। ठीक है, 1 फेरेड का चाहिए। तो सिंपल सी बात देखिए, 3 फेरेड के तीन जो है संधारित्र लेकर के हम 1 फेरेड का एक संधारित्र बना सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 3 फेरेड के 3 संधारित्र लेंगे और तीनों को जोड़ देंगे श्रेणी क्रम संयोजन में। तो क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये हो जाएगा क्या, 1 में C तुल्य। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी हमारी 3/3 यानी कि 1, यानी कि 1 में C तुल्य हमारा आ जाएगा 1
ठीक है, सी तुल्य। तो सी तुल्य यानी कि सी नेट हमारे पास क्या हो जाएगा 1 फैरेड, ठीक है, यानी कि 3 फैरेड के हैं, 3 फैरेड के बहुत सारे संधारित्र हैं, हमें चाहिए 1 फैरेड का, यानी कि जो हमारे पास अवेलेबल है उससे वांछित प्रकार का, यानी कि जैसा हम चाहते हैं वैसा बनाने के लिए हमें उनका क्या करना पड़ता है, संयोजन करना पड़ता है। या फिर मान लीजिए हमें 6 फैरेड का चाहिए, 6 फैरेड का या 9 फैरेड का चाहिए, ठीक है, 6 फैरेड के तुल्य हमें क्या चाहिए, हमें 6 फैरेड के तुल्य धारिता वाला संधारित्र चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3-3 फैरेड वाले 2 संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन करा लेंगे। समांतर क्रम संयोजन में ये होता है तो सी तुल्य क्या आएगा, 3-3 फैरेड के 2 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 3 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 6 फैरेड। यानी कि कम भी संयोजन से हमने जो है ज़्यादा धारिता से कम धारिता वाला बना लिया और कम धारिता से ज़्यादा धारिता वाला बना लिया, यानी कि जितने भी जो संधारित्र हमारे पास अवेलेबल है उनसे हम अपना वांछित, अपने अनुसार, हमारी इच्छा अनुसार जो हमें चाहिए वैसा अगर हम उसे बनाना चाहते हैं, उतनी वैल्यू का हम अगर बनाना चाहते हैं तो हमें उनका करना पड़ता है संयोजन, जो कि 2 टाइप के होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। अब हमें देखना है कि ये वाली वैल्यू हमारे पास कहाँ से आई, यानी सी तुल्य इसी के बराबर क्यों होता है, इसके लिए हमें डेरिवेशन करना है। और ऐसे अगर हम करें, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में अगर हम जोड़े तो हमारा सी तुल्य की वैल्यू ये वाली क्यों आती है, उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर डेरिवेशंस करने हैं, देखना है। बेसिकली नॉर्मल से कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी, ताकि यहाँ पर सिर्फ देखिए ये सिर्फ फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका डेरिवेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज वाले क्वेश्चंस करेंगे तब हमें वहाँ पर विभव का कॉन्सेप्ट, आवेश का कॉन्सेप्ट और धारिता का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जो कि हमारा यहाँ पर क्लियर होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम क्लियर करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। देखिए बेसिकली सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। सी तुल्य हमें पता है कि फॉर्मूला कुछ इस टाइप से आने वाला है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं भाई आया ही क्यों ऐसा। अब देखिए हमने कैसे जोड़ा, एक हमारे पास संधारित्र था, दूसरा संधारित्र था और तीसरा संधारित्र था, ठीक है, और हमने इनको क्या किया, यूं बैटरी से कनेक्ट कर दिया इस टाइप से, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात, मान लीजिए इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और बैटरी की जो वोल्टेज है दैट इज V, ठीक है। इसका जो कैपेसिटेंस है C1, C2 एंड C3। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ से आई धारा चली, इसमें भी आई जाएगी और यहाँ से वापस से होकर के आई धारा ही वापस यहाँ पर आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आई से आगे यहाँ पर ब्रांचेस में अगर कन्वर्ट होती है तो वहाँ पर धारा भी बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर शाखाओं में नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ एक ही वायर से हमने ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, यानी कि यहाँ पर धारा का मान इन तीनों के लिए सेम रहेगा। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान नहीं बदलता है, लेकिन इनके मध्य जो विभवांतर है, देखिए हमें पता है कि जैसे ही जगह बदलेगी, पॉइंट्स बदलेंगे, वैसे ही विभव का मान परिवर्तित हो जाता है। सिंपल सी बात देखिए, तो यहाँ पर इनके मध्य विभवांतर जो है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इसे हम ले लेते हैं V1, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो विभवांतर है उसे हम ले लेते हैं V2, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो विभवांतर है उसे हम ले लेते हैं V3, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लेकिन अब देखिए धारा की वैल्यू सेम है, अगर देखिए धारा यूं जाकर के यूं अगर 2 तारों में बट रही होती, ये I है तो ये I1 हो जाती और ये I2 हो जाती, यानी ये I इन दोनों में बट जाती, लेकिन यहाँ पर तो एक ही वायर से आगे जोड़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोई शाखाएं नहीं बन रही है, तो धारा की वैल्यू सेम रहेगी, और धारा सेम रहेगी तो आवेश भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ भी क्यू आवेश होगा, यहाँ भी क्यू आवेश होगा और यहाँ भी क्यू आवेश होगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्यू जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, जो क्यू है वो कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होती है, ठीक है, लेकिन वी जो है वो वेरिएबल रहता है। अब यहाँ पर देखिए इस परिपथ को मान लीजिए हमने तीनों को जोड़ दिया, तीनों को जोड़ने के बाद यहाँ पर आया सी तुल्य, ठीक है, यानी तीनों को जोड़ने के बाद एक ही संधारित्र के जैसे बिहेव करेंगे। तो यहाँ पर ये जो सी तुल्य है और यहाँ पर हमने जो नेट वोल्टेज माननी है, ठीक है, ये हो जाएगा V वोल्टेज और यहाँ पर हो जाएगा I धारा, ठीक है। I धारा बह रही है, यानी कि बेसिकली Q आवेश है और V हमारी वोल्टेज है जो नेट वोल्टेज है, और टोटल हमने जो है वोल्टेज 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। यहाँ से हमारी नेट जो भी आएगी वो क्या आ जाएगी, V1 + V2 + V3,
ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गया। और यहाँ से अगर हम V1 निकालना चाहें, ठीक है, V1 निकालना चाहे तो V1 कैसे निकलेगा, Q आवेश है और जो कैपेसिटेंस है हमारा इस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटेंस कौन सा लगा हुआ है, C1 लगा हुआ है। तो V1 हमारा क्या हो जाएगा, देखिए सिंपल सी बात, C बराबर Q बटे में V होता है, तो V बराबर Q बटे में C हो जाएगा। तो बेसिक सी बात, Q तो सेम है और बटे में आ जाएगा C1। V2 क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा हमारा Q बटे में C2, ठीक है, और V3 हमारा क्या हो जाएगा, Q बटे में C3, ठीक है। और नेट के लिए देखें यहाँ पर तो V क्या हो जाएगा, Q बटे में कैपिटल C, ठीक है, या फिर सॉरी कैपिटल C नहीं, C तुल्य, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से V1, V2, V3 और V, इन चारों वैल्यूज़ को अगर हम इस इक्वेशन में रखें तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, V की वैल्यू हो जाएगी Q बटे में C तुल्य, तो हमने रख दिया Q बटे में C तुल्य, C तुल्य, ये बराबर होगा V1 की वैल्यू है Q बटे में C1 प्लस V2 की वैल्यू है Q बटे में C2 प्लस Q बटे में C3, ठीक है। अब Q दोनों तरफ है, Q यहाँ से कॉमन लेकर के इधर साइड से कट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 1 में C तुल्य बराबर आ जाएगा 1 में C1 प्लस 1 में C2 प्लस 1 में C3, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। तो यही वाला हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारे पास आ चुका है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये वाला डेरिवेशन हमने कर लिया है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ी सी देखना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर Q जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन V की वैल्यूज़ परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात देखिए, अगर हम C1, C2 और C3 का रेशो निकालना चाहें, तीनों का अगर हम रेशो निकालना चाहें तो C की वैल्यू क्या है, C बराबर क्या है, Q बटे में V, ठीक है। अब देखिए C1 रेशो C2 रेशो C3 अगर हम निकालना चाहें तो ये हमारा निकलेगा Q बटे में V1 रेशो Q बटे में V2 रेशो Q बटे में V3। अब Q कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से C1, C2 और C3 का रेशो क्या निकलेगा, 1/V1 रेशो 1/V2 रेशो 1/V3, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर इस केस के लिए ये वाली वैल्यू, ये जो C1, C2 और C3 का रेशो जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/V1 रेशो 1/V2 रेशो 1/V3, ठीक है। बाकी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम डेरिवेशंस करेंगे वहाँ पर हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें इन्हें अप्लाई करना है, ठीक है, सिंपल सी बात। अब देखिए, अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड कॉन्सेप्ट देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। देखते जाइएगा, बिल्कुल सिमिलर सी चीज़ें हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब हम देखते हैं समांतर क्रम संयोजन के लिए हमारे पास क्या होगा। तो दूसरा संयोजन आएगा हमारे पास कौन सा, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि जब भी पॉइंट्स नहीं बदलते हैं तो विभव की वैल्यू भी नहीं बदलती है। देखिए यहाँ पर ये वाला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर और तीसरा कैपेसिटर, ठीक है, तीनों को हमने एक ही पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है, इसी पॉइंट से, ठीक है। तीनों को हमने एक ही पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है, इस पॉइंट से, और यहाँ पर हमने जोड़ दी है बैटरी, ठीक है। यहाँ पर हमने अपनी बैटरी जोड़ दी है, यहाँ से I धारा प्रवाहित हो रही है और इसकी वोल्टेज है V, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के मध्य जो वोल्टेज है दैट इज V, ठीक है, V वोल्टेज है। अब हमें पता है तीनों एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं, तीनों देखिए यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तीनों का, और जो फाइनल पॉइंट है, जो जहाँ से लास्ट में कनेक्ट है, अंतिम बिंदु है, वो भी सेम है। यानी कि इन तीनों के लिए जो विभवांतर रहेगा वो V और V ही रहेगा, ठीक है। यानी विभवांतर जो है इन दोनों बिंदुओं के मध्य, सिंपल सी बात है, पॉइंट सेम है तो तीनों के लिए विभवांतर सेम रहेंगे अगर फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम है। अब देखिए, इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी C2 और इसकी C3 हो जाएगी। और जब भी वायर जो है यानी कि धारा जो है वो शाखाओं में बढ़ती है, तो वहाँ पर देखिए यहाँ तो I आ रही थी, लेकिन यहाँ पर 3 शाखाओं में बढ़ जाएगी धारा, तो इसके लिए हो जाएगी I1, इसके लिए हो जाएगी I2 और इसके लिए हो जाएगी I3, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। यानी कि जो आवेश है वो भी बढ़ रहा है, तो नेट जो Q है इसके लिए हो जाएगा Q1, इसके लिए हो जाएगा Q2 और इस ब्रांच के लिए हो जाएगा Q3, ठीक है। यानी कि हमारा जो नेट Q है वो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस में Q3, ठीक है। लेकिन V यहाँ पर क्या रहेगा, V यहाँ पर रहेगा कांस्टेंट, V रहेगा कांस्टेंट। ये चीज़ हमें समझ में आ गई, ठीक है। तुल्य परिपथ के लिए देखें, नेट के लिए, ठीक है, मान लीजिए नेट के बाद ये हमारा नेट C तुल्य बन गया है,
ठीक है, ये हो जाएगा सी तुल्य। और यहाँ पर हमने अगर बैटरी कनेक्ट की है तो यहाँ से जो नेट धारा प्रवाहित हो रही है उससे हमें जो Q मिल रहा है, ठीक है, इसके लिए Q हो जाएगा और V हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास Q बराबर क्या आएगा, देखिए सिंपल सी बात हमने देखा C बराबर Q बटे में V होता है, ठीक है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, इससे इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंपल सी बात, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो Q बराबर कितना आएगा, V इंटू सी, ठीक है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू सी। अगर हम Q1 निकालना चाहते हैं, Q1, ठीक है, ये Q1 निकालना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, V इंटू सी, यानी कि V इंटू C1, ठीक है, V इंटू C1। Q2 के लिए क्या हो जाएगा, V इंटू C2। और Q3 के लिए क्या हो जाएगा, V इंटू C3। अब V की वैल्यू क्यों नहीं बदल रही, क्योंकि V तीनों के लिए क्या है, सेम रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। अब ये चारों की चारों वैल्यूज हम यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए Q बराबर है VC, तो VC बराबर हो जाएगा VC1। देखिए यहाँ पर VC तुल्य हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये VC तुल्य है, VC तुल्य, ये प्लस में VC2 प्लस VC3। अब V कॉमन आकर के यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये V कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ से C तुल्य हमारे पास क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ पर ये चीज़ हमें समझ में आ गई है अच्छे से कि V हमारा कांस्टेंट है, तो C तुल्य हमारा क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, जो कि हमारा समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य जो धारिता है उसको निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ भी हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर V कांस्टेंट है, देखिए यहाँ पर C जो है, C1, C2 और C3 का अगर हम रेशो निकालना चाहें तो C का रेशो क्या आएगा, Q1 बटे में V, रेशो Q2 बटे में V, रेशो Q3 बटे में V। V कैंसिल हो जाएंगे तो C1 रेशो C2 रेशो C3, ये क्या आएगा, Q1 रेशो Q2 रेशो Q3, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि अगर मान लीजिए हमें सिर्फ और सिर्फ धारिता दी हो, 3 धारिताओं का अनुपात अगर हमें दिया हो तो उस केस में हम जो है आवेशों का अनुपात कैसे निकालेंगे, तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई है, ठीक है। तो समांतर क्रम संयोजन भी हमने कर लिया है। अब इसके लिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस इसके लिए हम कर लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, ठीक है, वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि बेस्ड होंगे समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन पर। अब देखिए आपके सामने कुछ संयोजन करके रखे हुए हैं, ठीक है, संधारित्रों के कुछ संयोजन करके रखे हुए हैं और आपको कंसीडर ये करना है कि यहाँ पर प्रत्येक जो संधारित्र है उसकी जो धारिता है वो कितनी है, 1 फैरेड के इक्वल है, यानी C इज इक्वल टू 1 फैरेड आपको कंसीडर करना है, ठीक है। अब ऐसा मानते हुए इन चारों स्ट्रक्चर्स के लिए आपको A और B बिंदु के मध्य जो जितने भी संधारित्र जुड़े हुए हैं उनके लिए C तुल्य निकालना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखते हैं स्टार्टिंग में। यहाँ पर देखिए, पहले हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये जो संधारित्र है C1 और C2, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। और यहाँ पर ये C3 है, फिर C4 और C5, ठीक है, यहाँ पर C4 और C5 भी क्या है, आपस में पैरेलल में है, ठीक है। अगर हम C4 और C5 को पैरेलल में सॉल्व करके तुल्य निकाले तो यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए C45 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा C12, ठीक है। तो जैसे ही आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा C12 और यहाँ पर C3 पड़ा ही है बीच में और C4 और 5 का तुल्य आ जाएगा हमारे पास मान लीजिए C45, ठीक है। तो अब ये तीनों कैसे हो जाएंगे, अब ये तीनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली बहुत ही शानदार सा हमारे लिए कॉन्सेप्ट रहने वाला है कि हमें इनके लिए जो है संधारित्रों का संयोजन करके और इनके लिए वैल्यूज निकालनी है। अब देखिए सिंपल सी बात, पहले हम C1 और C2 के लिए C12 निकालते हैं, C12 हम निकालते हैं। दोनों जो है समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में हमें पता है कि दोनों का डायरेक्टली एडिशन हो जाता है। C तुल्य समांतर क्रम में C1 और C2 के बराबर होता है। C1 और C2, अब देखिए C1 और C2 सारे के सारे 1 फैरेड के हैं, तो ये हो जाएगा 1 और 1, ये हो जाएगा 2 फैरेड, ठीक है, 2 फैरेड। अब देखिए यानी कि ये हो गया 2 फैरेड का, ये 1 फैरेड का है और इसी टाइप से C45 भी हमारे पास कितने का निकलेगा, 2 फैरेड का, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में है और दोनों समांतर क्रम में है। दैट मीन्स C तुल्य हो जाएगा C1 प्लस C2, ठीक है। अब देखिए, अब है ये श्रेणी क्रम संयोजन में। श्रेणी क्रम संयोजन में हमें पता है कि 1/C तुल्य किसके बराबर होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C1 की तरह है 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2, ठीक है। तो हाफ एंड हाफ 1, 1 एंड 1 2, ये हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली 2। कितना हो जाएगा, 1/C तुल्य कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, C तुल्य।
तो सी तुल्य कितना आ जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 फैरेड। ठीक है, यानी कि इस पूरी स्ट्रक्चर का जो सी निकला ये हो जाएगा सी तुल्य ये हो जाएगा 1/2 फैरेड। ठीक है, ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन, सेकेंड वन के लिए। यहाँ पर देखिए C1 अकेला है बेचारा, उसके बाद C2 और C3। ठीक है, C2 और C3 आपस में कैसे हैं, C2 और C3 आपस में श्रेणी क्रम में है, सीरीज में जुड़े हुए हैं आपस में। अब देखिए नेक्स्ट ये हो जाएगा C4, C5 और C6, तो ये तीनों यहाँ पर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं C4 5 6। ठीक है, यानी इसके बीच का तुल्य निकालते हैं। तुल्य निकालने के लिए श्रेणी क्रम में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में जो है C तुल्य का फॉर्मूला होता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ठीक है, तो C4 5 6 कैसे निकलेगा, यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए C4 5 6 1/, ठीक है, ये हो जाएगा 1/, C4 5 6 आ जाएगा और हो जाएगा 1/। अब देखिए सारे 1 1 1 के हैं तो 1/1 + 1/1 + 1/1, तो ये हो जाएगा टोटल 3। तो यहाँ से C4 5 6 कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया हमारा 3 के इक्वल। यानी कि अगर हम इस स्ट्रक्चर को कुछ इस टाइप से लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा C1, उसके बाद यहाँ पर हमारा नेट निकलेगा, जो नेट निकलेगा वो हो जाएगा C2 3, और उसके बाद हमारा जो नेट निकलेगा ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C4 5 6। ठीक है, और ये हमारे दो बिंदु है, यानी कि इनको सॉल्व करके एक बना लेंगे, इनको सॉल्व करके भी हमने उसको एक बना लिया। ठीक है, जो होते हैं यानी 4 5 और 6 का है तो हम इसे C4 5 6 लिख देंगे, यानी कि हमें याद रहेगा कि 4 5 और 6 का तुल्य है। ठीक है, अब C2 3 निकालते हैं। C2 3 क्या होगा, तो 1/C2 3 बराबर 1/C2 + 1/C3, यही होगा क्योंकि श्रेणी क्रम में है। तो 1/C2 3 बराबर आ जाएगा 1/1 + 1/1, यानी कि तो ये हो जाएगा 2 के बराबर। तो C2 3 आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंपल सी बात देखिए, सिंपल सी बात कि C1 आ गया हमारे पास, C1 बराबर 1 है, C2 3 हमारे पास 1/2 है, और C4 5 6 ये हमारे पास 1/3 है। अब C1 C2 3 और C4 5 6 ये हमारे पास श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम में है। देखिए समांतर क्रम में आपस में, ठीक है, आपस में समांतर क्रम में है। अब समांतर क्रम में अगर हैं, अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ समझने वाली है, इसको मिटा देते हैं एक बार, ठीक है, ताकि हमें थोड़ी सी स्पेस मिले। यहाँ पर एक और चीज़ समझने वाली है, कौन सी चीज़ समझने वाली है, देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि वो समांतर क्रम में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस टाइप की स्ट्रक्चर हमारे पास आ चुकी है जब हमने सभी को सॉल्व कर लिया है अभी के लिए। ठीक है, ये हमारा क्या आया है, देखिए यहाँ पर ये बिंदु A है और यहाँ पर भी बिंदु B है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या आया है, ये आ गया C4 5 6, ये आ गया C2 3 और ये आ गया C1। अब हमें ध्यान में रखना है कि जब भी कोई पॉइंट सीधी तार से जुड़ा हुआ होता है तो दोनों का विभव कैसा होता है, सेम होता है, अगर उनके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल इस बिंदु के बीच में और इस बिंदु के बीच में सीधी तार है, बीच में कुछ भी नहीं है, यानी इसका जो विभव है वो भी A होगा। यहाँ भी कोई कैपेसिटर नहीं है तो इसका विभव भी A होगा, इसका विभव भी कितना होगा, A होगा। ठीक है, इन दोनों के मध्य। यहाँ पर देखिए ये सीधी तार से जुड़ा हुआ है, इसका विभव B होगा, इसका भी B होगा और इसका भी B होगा। लेकिन A से B में बदल जाएगा, विभवांतर आ जाएगा दोनों में, A से B में विभवांतर आ जाएगा क्योंकि दोनों के बीच में एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब देखिए तीनों बिंदु A से, तीनों बिंदु B से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये कैसे हैं, ये समांतर क्रम संयोजन में है। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन में अब C तुल्य, C नेट जो निकलेगा इनका क्या निकलेगा, C1 + C2 3 + C4 5 6। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात, C1 हमारा कितना है 1 फैरेड प्लस C2 3 हमारा कितना है 1/2 और ये कितना है 1/3। ठीक है, जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे ये आएगा 6 + 3 + 2, तो ये हो जाएगा 3 × 5 & 6 11/6, ये आ जाएगा हमारा C नेट। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चल गई। तो C नेट हमारा अच्छे से आ चुका है इसके लिए, सेकंड के लिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो हमने यहाँ पर लगाया है, थोड़ा सा टिपिकल अगर आप सोच के देखें तो। अब सिंपली हमें सॉल्व करने पर नहीं बनेगा, बना भी सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमें याद में रखना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी कोई पॉइंट से कोई सीधी तार से कोई दूसरा पॉइंट कनेक्ट है तो दोनों पॉइंट्स पर विभव क्या होगा, सेम होगा। देखिए यहाँ पर ये A बिंदु है और यहाँ से
सिंपली वायर के द्वारा, बीच में कोई भी कैपेसिटर नहीं है, यानी कि ये बिंदु भी ए ही कंसीडर किया जाएगा। ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है। और अब हमारा जो है नॉर्मली जो स्ट्रक्चर गिवन है, जो सर्किट गिवन है, बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट हमारा बी है और इस पॉइंट से सीधी तार के द्वारा जुड़ा हुआ ये पॉइंट, यानी कि यहाँ भी ये वाला पॉइंट भी बी होगा, यानी दोनों का विभव क्या होगा, समान होगा। इन दोनों का विभव भी समान होगा। अब इस सर्किट को खोल देते हैं। ठीक है, इस सर्किट को आप खींचे। अब देखिए ए से बी चलते हैं, सिंपल सी बात। देखिए यहाँ से यहाँ चलते हैं, ये पॉइंट मैंने ले लिया ए और ये पॉइंट ले लिया मैंने बी। ठीक है, ए से बी, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो बीच में क्या आ जाएगा, बीच में जो है सिंपली एक कैपेसिटर आ गया। अब देखिए इस ए से या इस बी से हम बी जाते हैं तो बीच में कोई भी कैपेसिटर नहीं है। ठीक है, बी से अगर हम ए आते हैं, यानी बी से हम वापस से ए आते हैं तो वहाँ पर एक कैपेसिटर है। देखिए बी से ए जाएंगे तो कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। ठीक है, ए से इस ए बिंदु के बीच में कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ए से बी जाते हैं तो फिर से यहाँ पर एक कैपेसिटर है। तो तीनों कैपेसिटर्स को हमने लगा लिया और इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया कुछ इस टाइप से, या फिर आप इस टाइप से भी इसको खोल सकते हैं। ठीक है, सिंपली इस टाइप से। तो यहाँ पर हमारे लिए समझ में आ जाएगा ए और बी बिंदु के बीच में, ए और बी बिंदु के बीच में, ए और बी के बीच में, ये ए और बी के बीच में, ये भी ए और बी के बीच में। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये तीनों कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं। अब आप सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अब तीनों के तीनों कैसे हैं, समांतर क्रम संयोजन में है। अब देखिए यहाँ वाला, ये वाला सर्किट भी सॉल्व करते हैं। इसके लिए देखिए ये बिंदु ए है, सीधी तार के द्वारा जुड़ा है तो ये बिंदु भी ए ही हो जाएगा। ठीक है, ये बिंदु बी है, सीधी तार के द्वारा जुड़ा है, यानी कि ये बिंदु भी कैसा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब इस सर्किट को सिंप्लीफाई करके देखते हैं, देखिए कैसे बनेगा। बहुत ही आसान हो जाएगा अब तो ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ जाते हैं। ठीक है, ए और बी पॉइंट्स पहले तो हम देख लेते हैं। अब देखिए ए से बी के बीच में दो कैपेसिटर जुड़े हुए हैं हमारे पास, हमने इनको जोड़ लिया। ठीक है, अब हम बी से ए जाते हैं। बी से ए जाना है, यानी कि वापस बी से ए जाना है दूसरी चैन से। ठीक है, तो उसके बीच में एक ही कैपेसिटर है, तो हमने ये वाला भी देख लिया। अब हमें जाना है ए से बी जाना है, तो यहाँ भी एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स थे ए और बी। अब ये तीनों कैसे हो गए, समांतर। देखिए ये दोनों तो श्रेणी क्रम में है खैर, ठीक है, लेकिन आपस में ये कैसे हैं, समांतर क्रम में है। तो सर्किट बिल्कुल ही सिंपल हो गया। एटलीस्ट हमें समझ में आना तो शुरू हुआ। यहाँ तो हमें समझ भी नहीं आ रहा है कि हमें कहाँ से हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। ठीक है, सारे श्रेणी क्रम में ही लग रहे थे, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर सारे के सारे समांतर क्रम में है। ठीक है, क्योंकि वायर्स जो हैं कुछ इस टाइप से कनेक्टेड हैं, ताकि हमें थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट्स है। अगर इन्हें आप चारों सर्किट्स को सॉल्व करने में एबल हैं, यानी कि आप अच्छे से कोई भी जो है सर्किट जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा ध्यान में रखना है कि अगर सीधी तार के द्वारा जुड़ा है तो वहाँ पर दोनों पॉइंट्स का विभव सेम रहता है। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है प्रतिरोधों के संयोजन में व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वाला वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, करना आपको ये है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि अपकमिंग जो वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।